स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को लाए हैं जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। यानी कि प्रक्षेप गति में जो है अधिकतम, दीर्घतम मतलब यहाँ पर दीर्घतम दिया गया है, इसका मतलब हो गया अधिकतम। तो अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट दिया है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर किसके कारण हटती है। इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, वो वह न्यूटन का थर्ड नियम का नियम है। ठीक है, जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर किसके कारण हटती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया कारण, किसके कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्या हो जाती है, हट हट जाती है। यह न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। जो प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण जो है इसे न्यूटन का थर्ड नियम कहा जाता है। अगला दिया गया है, तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह बल के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है। और संवेग बराबर होता क्या है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। नेक्स्ट दिया गया है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है किसे परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो न्यूटन का प्रथम जो नियम है वह जड़त्व को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, तो जड़त्व को। अब इससे पहले कुछ बताते हैं, जो न्यूटन के प्रथम जो नियम होता है उन्हीं उनसे जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, तो बल की परिभाषा। अब अधिकतर एग्जाम में पूछता रहता है, जो बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, जो प्रक्षालन प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। किसके बल पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ठीक ठीक है। दूध से जो मक्खन अलग करते हैं किस बल के कारण, तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से मक्खन भी अलग होता है। नेक्स्ट दिया है, जो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। तो सड़क पर जो है घर्षण होता है, बर्फ पर जो है घर्षण कम होता है। अंतर इतना ही है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, तो क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। घर्षण तो होती है, बर्फ में भी घर्षण होती है, लेकिन यहाँ पर सड़क की अपेक्षा बर्फ पर जो है घर्षण कम होती है, जिसके कारण जो है बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट दिया गया है, जो किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाते हैं। यानी किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान कहलाता है। क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ लिख देते हैं, जो एम जो दिया गया है मोमेंटम, एम बराबर क्या हो जाएगा, वी गुने एम। ठीक है, यानी कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, जो संवेग जो है, संवेग किसी पिंड का संवेग और वेग के अनुपात बोला है ना, तो अनुपात से मान प्राप्त क्या कहलाता है, तो वो द्रव्यमान कहलाता है। याद रखेंगे, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, या वेग गुने द्रव्यमान। नेक्स्ट पॉइंट है, कि त्वरण ज्ञात करने के प्रमुख सूत्र क्या है। त्वरण जो हम ज्ञात करेंगे वह उससे उसका प्रमुख सूत्र क्या है, तो उसका हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। यानी त्वरण जो हम ज्ञात करेंगे, त्वरण जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो याद रखना है, ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, त्वरण कहते हैं। ये भी जो हो गया ये आपका अंतिम वेग हो गया। क्या हो गया, अंतिम वेग। यू बराबर क्या हो गया, यू हो गया आपका प्रारंभिक वेग। और टी क्या हो गया, समयांतराल। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ध्यान देंगे, त्वरण का परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी। नेक्स्ट पॉइंट है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं,
तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर, यानी तेल से भरा हुआ टैंकर जो है समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो कैसा रहेगा, परवलयी वर्गाकार होगा। नेक्स्ट दिया है एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण, यानी कि एक समान वृत्तीय गति पर जो है त्वरण क्या रहता है, तो एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव जो होता है वो उपस्थित रहता है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो है सदैव उपस्थित रहता है, यानी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो घर्षण के कारण ही जो है ब्लैक बोर्ड और कागज पर हम लोग क्या करते हैं, लिख पाते हैं। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ध्यान रखेंगे, घर्षण के कारण ही क्या करते हैं हम लोग सड़क पर चल पाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, कागज पर भी पेन द्वारा लिख सकते हैं, किसी पेड़ पर भी हम चढ़ सकते हैं, किसी पहाड़ पर भी हम चढ़ सकते हैं, किसके कारण, घर्षण के ही कारण। ठीक है, अब अगला पॉइंट है न्यूटन की गति का नियम, यानी कि अभी जो है इसमें न्यूटन के 3 गति दिया गया है, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गति का प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या बताता है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, यानी कि बाह्य बल मतलब हो गया बाहरी बल, क्या हो गया यहाँ पर मतलब बाहरी बल हो गया। तो कोई पिंड यहाँ पर दिया गया है ना, कोई पिंड विरामावस्था, विरामावस्था मतलब होता है रेस्ट, यानी पूरे स्थिर के रूप में। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ वस्तु रखा हुआ है, यह वस्तु जो है तब तक उसी अवस्था में रहेगा, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, कि जब तक कि वह उस पर जो है कोई बाहरी बल, यानी बाहरी से हम जो है कोई बल न लगा दे, कोई बाहरी कोई यहाँ पर कोई बल न लगा दे। जब बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और हटकर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न अर्पित किया जाए, यानी कि कहने का मतलब है जब तक जो है हम उस वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वह वस्तु जो है वह ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, चाहे कोई वस्तु जा रही है उसे हम पकड़ लिए, तो जब तक हम बाह्य बल न लगाएंगे न तो हम उसको कहीं से उसको भेज सकते हैं, न ही उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है यदि कोई पिंड विरामावस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए, कोई ना कोई बाह्य बल जरूर आरोपित होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, रुक सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, वस्तु पे यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किए, पुश किए, यानी उस पर बल लगाए। ठीक है, बाह्य बल लगाए, यानी बाहरी बल लगाए तो वो वस्तु हट कर क्या कहाँ चला गया, ये आगे चला गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग समझ जाएंगे यदि कोई पिंड विरामा अवस्था है, विरामा मतलब होता है पूरे स्थिर अवस्था में हो, यानी रेस्ट हो, पूरे रेस्ट में हो। ठीक है, यानी पूरे विराम अवस्था में हो तो वह तब तक उसी अवस्था, यानी तब तक वह उसी अवस्था में वस्तु रहेगा जब तक कि उसको कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आशा करते हैं आप लोग समझ जा रहे होंगे। यहाँ पर उदाहरण बताते हैं, उदाहरण इसका दिया गया है न्यूटन के प्रथम गति का नियम। एक चीज और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को ही जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं हम लोग, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम से ही जो है हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। ध्यान देंगे, कभी कभी पूछता है जो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के कौन सी गति के नियम बताता है, तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम बताता है बल की परिभाषा। जैसे उदाहरण दिया गया है चलती गाड़ी के रुकने पर बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना, यानी कि चलती गाड़ी, गाड़ी चल रही है, अचानक रुक जाए, उसमें बैठे यात्री किधर की ओर झुकता है, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना किसका उदाहरण है, गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना, यानी कपड़े को जो है डंडे से पीटेंगे तो धूलकण क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, किसके कारण, न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। ठीक है, द्वितीय द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर होता है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन की दिशा बल के दिशा के अनुदिश होती है। अब फिर रिपीट कर देते हैं, द्वितीय नियम, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा जो होती है वह बल के अनुदिश होती है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु के समय परिवर्तन होता है उस पर लगाए गए बल के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती, जैसे एफ समानुपाती एम बी। ठीक है, इस प्रकार इसका रहेगा।
दिखाई पड़ेगा, जो एफ समान इसके अनुसार, परिभाषा के अनुसार दिया गया है, जो किसी वस्तु के समय परिवर्तन का दर है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती है। तो ये एफ समानुपाती एम है, इस प्रकार लिखा जाएगा द्वितीय गति का नियम। और इसमें जो है समय परिवर्तन की दिशा जो है बल की अनुदिश होती है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और प्रथम नियम से जो है बल का परिभाषा प्राप्त होता है। जैसे द्वितीय गति का नियम उदाहरण दिया गया है, तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो है अपने हाथों को पीछे की ओर क्या करता है, वो खींच लेता है। नेक्स्ट दिया गया है तृतीय गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम में क्या होता है, अगर किसी फुटबॉल को हम अगर दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, तो उसके बराबर जो है हम लोगों की तरफ जो है वो प्रतिक्रिया करता है, विपरीत दिशा में क्या करता है, वो प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, कैच ले लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, तृतीय गति का नियम कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाता है। ठीक है, यानी जितना स्पीड से जो है बंदूक को गोली आगे की तरफ जाएगी, उतनी स्पीड से जो है वो पीछे को क्या करता है, वो धक्का लगाता है। ध्यान देंगे, धक्का लगाता है। नेक्स्ट दिया है रॉकेट वायुयान की गति। तो रॉकेट वायुयान की गति में क्या होता है, तो वह जितने वेग से वह आगे इसलिए बढ़ती है, उतने ही वेग से जो है पीछे की ओर उसका क्या निकलता है, एक प्रकार का धुआं देखते हैं हम लोग, पीछे की तरफ निकलती रहती है, और रॉकेट जो है आगे की तरफ बढ़ता रहता है। यानी यही नियम बताता है, जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चंपू लगा चलाने पर नौका आगे बढ़ना, चंपू चलाने पर क्या करता है, वह नौ जो है आगे बढ़ता है, और प्रतिक्रिया पीछे की तरफ, यानी कि विपरीत दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, इससे क्या आशा है या क्या समझते हैं। तो इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बताता है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ पर सृजन दिया हुआ है ना, इसका मतलब हो गया ऊर्जा को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही उसे क्या करते हैं, नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा को जो है न तो हम सृजन, यानी कि सृजन मतलब हो गया न तो निर्माण कर सकते हैं, और न ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। यानी कभी कभी देखते होंगे रात के अंधेरे में, दिन को तो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि सूर्य का रोशनी इतना तेज होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष से कौन सा पिंड गिर रहा है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, मगर रात को हमको दिखाई पड़ता है, कभी कभी दिखाई पड़ता है। क्यों इसलिए दिखाई पड़ता है कि जब भी वो अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड जो है, हम गिरता रहता है तो चौबीसों घंटा कुछ न कुछ जो है वायुमंडल से धरती की तरफ हमेशा जो है कुछ न कुछ गिरता ही रहता है। लेकिन जब अंतरिक्ष से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी पिंड को देखते हैं, तो देखते हैं जो एक कोई पिंड आ रहा है और उसमें आग लग जाती है। तो आग कैसे लगती है, तो वायुमंडल में जो है हवा हवा जो रहती है ना, तो उसमें जो है घर्षण के कारण उसमें क्या करती है, तो जल उड़ता है, वो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है। तो ध्यान देंगे, अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जब भी प्रवेश करता है तो जल उड़ता है, क्योंकि वहां पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु के घर्षण के कारण जो है वह जल उड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है गृहीय पिंडों का परिक्रमण। गृहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल क्या है। तो गृहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी कि ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण जो है, ये प्रभावी बल कौन सा है, तो अभिकेंद्रीय बल है। क्या है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है, बल जो है केंद्र की तरफ लगता है। ध्यान देंगे, अभिकेंद्रीय में बल जो है केंद्र की तरफ लगता है, और अपकेंद्रीय बल में जो है उसके विपरीत लगता है। नेक्स्ट दिया गया है दूध मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना। यानी कि जब हम दूध को मथते हैं मक्खन बनाने के लिए, तो उसमें से ये क्रीम को, यानी कभी के प्रश्न में मक्खन मिलेगा, कभी कभी क्रीम रहेगा, दोनों एक ही चीज हो गया। तो दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक, यानी पृथक मतलब हो गया अलग हो जाने के कारण, क्या कारण है, तो अपकेंद्रिय बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्रिय बल के कारण, यानी कि केंद्र के विपरीत जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। इसके कारण क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को जो है वायु प्रक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान देंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि कभी कभी एस, एच और एम भी दिया रहेगा। ठीक है, तो सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे, सरल आवर्त गति में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कमानी तुला। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कमानी तुला जो है हुक के नियम पर कार्य करती है। ध्यान देंगे, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हुक के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, यानी जब एक कार की गति को जो है हम दोगुनी कर देंगे, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। यानी कि जब एक कार की गति को हम दोगुनी कर दी जाती है, जब एक कार की गति को यानी दोगुनी कर देते हैं, तब उसको जो है उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेकिंग ब्रेकिंग फोर्स जो है कितना लगाना पड़ेगा। ध्यान देंगे, जब एक कार्य की गति को हम दोगुनी करते हैं, दोगुनी, तो उनको रोकने के लिए जो है कितना बल लगाना पड़ेगा, तो 4 गुना बल लगाना पड़ेगा। ध्यान देंगे, अगर दोगुनी रहेगा तो बल कितना लगाना पड़ेगा, 4 गुना लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है उत्तोलक। तो हम सबसे पहले उत्तोलक का परिभाषा जान लेते हैं, भाई उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक का हम परिभाषा बता रहे हैं, उसे आप लोग जरूर याद रख लेंगे। उत्तोलक किसे कहते हैं, तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है। ठीक है, एक सीधी या टेढ़ी एक छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, यानी कि जो निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या कर सकती है, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर सकती है, वो टेढ़ी छड़ होती है, सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तोलक कहते हैं। तो और उत्तोलक में कितना बिंदु होते हैं, तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। ध्यान दें, उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, तो उत्तोलक में 3 बिंदु है। कितने बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, उसका नाम बताइए। तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, जिसे पहला का नाम है आलम। क्या है, पहला का नाम है आलम। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्या नाम है, आलम, आलम नाम है। ठीक है, पहला उत्तोलक का नाम है आलम, दूसरा का नाम है आयास। क्या नाम है, आयास नाम। पहला का आलम, दूसरा का आयास नाम है, तीसरा का नाम है भार। क्या नाम है, भार। ध्यान देंगे, उत्तोलक जो है, उत्तोलक की परिभाषा में उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, एक होता है आलम, एक होता है आयास, एक होता है भार। अब आलम का परिभाषा क्या होता है, उसका अलग परिभाषा होता है, उसका अलग। तो आलम का परिभाषा होता है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ जो है स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, स्वतंत्रतापूर्वक वह घूम सकती है, उसे क्या कहते हैं, आलम कहते हैं। ठीक है, और आयास किसे कहते हैं, तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, यानी कि उसको उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम आयास कहते हैं। और भार किसे कहते हैं, तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, यानी उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ दिया गया है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ध्यान देंगे, यहाँ पर आलम को जो सबसे पहले हम इंडिकेट करके बता देते हैं। आलम को जो है एफ से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान देंगे, आलम को एफ से इंडिकेट करते हैं, आयास को ई से इंडिकेट करते हैं। किससे, तो ई से इंडिकेट करते हैं। और भार को जो है किससे इंडिकेट करेंगे, तो वेट मीन्स भार होता है, तो डब्ल्यू से हम इंडिकेट कर देंगे। तो आलम को एफ से इंडिकेट करेंगे, भार को ई, सॉरी, आयास को ई से इंडिकेट करेंगे, और भार को डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। अब ये जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, ये उसका उदाहरण हो गया। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका हो गया कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। ठीक है, तो ये हम कैसे समझेंगे, जो ये प्रथम श्रेणी का ये उत्तोलक है। ध्यान देंगे इस बात पर, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो कैंची जो है वह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो भाई हम कैसे समझेंगे, जो कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, हैंडपंप जो है, पंप जो है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, साधारण तुला जो है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, और प्लास जो है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो ध्यान देंगे, इसमें होता क्या है, जो आलम जो होता है, ये आलम ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बता रहे हैं। ध्यान देंगे इस बात पर, जो इसमें आलम जो होता है, आलम वह जो होता है आयास और भार के बीच में होता है। यानी कि जब आलम जो है वह ई मतलब हो गया आयास, ठीक है, और भार का मतलब हो गया डब्लू।
ठीक है भाई। आलम जो होता है जब बीच में रहता है, ध्यान देंगे, आलम जब बीच में रहता है तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तर लग कहलाएगा। आलम जब बीच में रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, प्रथम श्रेणी के उत्तर लग कहेंगे। ठीक है, जैसे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और पलाश, इस प्रकार याद रखेंगे। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को कैसे समझेंगे, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, इसमें आलम एफ जो होता है, आयास ई, ठीक है, इसे हम इंडिकेट कर दे सकते हैं यहाँ पर। इसमें होता क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ पर बता रहे हैं, तो आलम एफ, आलम एफ, ठीक है, और भार डब्ल्यू, आलम एफ और भार डब्ल्यू, आलम एफ और भार डब्ल्यू के बीच में क्या होता है, आयास होता है। आयास मतलब ये आपका हो गया ई। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे कि एफ का मतलब क्या हो गया, आलम, और डब्ल्यू का मतलब हो गया भार। जब आलम और भार के बीच में आयास रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, और आयास और भार के बीच में जब आलम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो गया, सरोता हो गया, नींबू हो गया, निचोड़ने वाली मशीन हो गया। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या हो गया, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आलम एफ, ध्यान देंगे, आलम एफ भार डब्ल्यू, आलम एफ और भार डब्ल्यू के बीच में जो है, बीच में, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस हो गया है। यहाँ पर होगा क्या, जो ये आपका हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये आपका हो गया जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हो जाएगा, जो आलम और भार के बीच में क्या होता है, आयास होता है। तो क्या समझ जाएंगे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका हो जाएगा जो आलम एफ, आलम एफ और आयास ई के बीच में, आयास ई के बीच में आपका हो जाएगा भार। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो जाएगा, आपका मतलब हो गया आलम और ई का मतलब हो गया आयास के बीच में क्या होता है, भार होता है। तो क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो गया, तो पहले क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा, ध्यान देंगे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में पहले आलम हो जाएगा, इसके बाद भार के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, या कि स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट हो गया आपका पेचकस, यानी कि जिसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, कि द्वारा पेंच घुमाना, पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना, किसका उदाहरण है, तो टॉर्क का उदाहरण है, यानी कि बल आघूर्ण का उदाहरण है। पेचकस के द्वारा, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना क्या होता है, बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।